हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्कोर बूस्टर कार्यक्रम की जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, बोर्ड्स में हैं, हालांकि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे बोर्ड्स में हैं उनसे मैंने वादा किया था। बहुत सारी बातें मुझे पता चली थी जब मैं अभी सेमिनार में आया था, चाहे वो संत कबीर नगर में हो, चाहे वो कितने भी सेमिनार हम लोग जो करते हैं, जिसके विषय में हम लोग मार्गदर्शन में भी आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। जिन बच्चों से भी बात करो, अगर बच्चा बोर्ड में है, क्लास 12th में है, उससे पूछो बेटा तुमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे खराब लग रहा है, तो सबसे पहला आंसर निकल के आता है भैया केमिस्ट्री। उसी फ्लो में मैंने बच्चों से बात किया था समग्र शिक्षा संत कबीर नगर में। उसी सिलसिले में मैंने बात किया था, बहुत सारे HRIC स्कूल में बात किया था, GGIC स्कूल में बात किया था, और DPVN में बात किया था कानपुर में, और अन्य स्कूल जो हैं कानपुर के, मुंबई के, वहाँ के स्कूलों में मैंने बच्चों से बात किया। तो जो एक कॉमन समस्या, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का छात्र हो, चाहे वो ICSE बोर्ड का छात्र हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड का छात्र हो, जो एक कॉमन समस्या सामने निकल करके आ रही थी, उसमें यह था कि सर ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब तो अच्छी बात है, पर एक जो बड़ा ही गंभीर विषय है कि सर बोर्ड्स भी तो पास करना है, वो भी अच्छे नंबरों से, और केमिस्ट्री हमारी इस तरीके की नहीं है कि हम बोर्ड पास कर पाए। अब क्या करें, क्योंकि महीना चल रहा है दिसंबर, परीक्षाओं की डेट जारी की जा चुकी है सभी बोर्ड्स के द्वारा। लगभग सभी बोर्ड्स में फरवरी में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, फरवरी में ही केमिस्ट्री की परीक्षा भी पड़ रही है, और कुछ बोर्ड्स में मार्च में पड़ रही है। समय बचा है अब अपने पास सिर्फ 2 महीना। एक्चुअली 2 महीना भी नहीं है, अगर ठीक से देखा जाए तो हमारे पास बचा है 1 महीना, क्योंकि जनवरी बचा है, फरवरी आधा लगभग बचा है, और दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बहुत पहले एक कहावत हमने सुनी थी, हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत बताया करते थे कि बेटा जो भी समय है, दिसंबर तक समय है, दिसंबर तक पढ़ लो, क्योंकि तब पेपर होते थे मार्च पे। तो एक बड़ी ही कॉमन बात बताई जाती थी कि दिसंबर तक पढ़ लो, क्योंकि अब जब जनवरी आ जाएगा तो समय पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक कहावत कही जाती थी कि जनवरी जान न पड़ी, फरवरी फुर हो गई, और मार्च में पेपर आ गया, है ना। तो ऐसे ही अभी भी होता है, इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि बच्चे जनवरी में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, फरवरी में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परीक्षाएं होती हैं। और अब तो JEE की परीक्षा भी जनवरी में होने लगी है। तो जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के हैं और JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो डबल प्रेशर है। उनको बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, उनको JEE की परीक्षा भी देनी है, और बोर्ड की परीक्षा में भी उनको 75% के ऊपर नंबर लेकर के आने हैं। हालांकि एक अलग विषय है, ये एक विषय अलग है कि JEE में 75% मैक्स मिनिमम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी बार डिस्कशन हो भी चुका है, हम लोग भी कभी कर लेंगे। बट आज का जो विषय ये है कि हमने बच्चों से वादा किया था कि हम आपकी केमिस्ट्री को आसान बना देंगे। आपकी केमिस्ट्री में की वजह से आपके नंबर कम नहीं होने पाएंगे, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं, सब बच्चों से फिजिकली तो कनेक्ट हुआ नहीं जा सकता है। तो जिनके साथ हम लोग फिजिकली कनेक्टेड हैं, उनको हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनके बढ़िया नंबर आए। लेकिन जिनसे फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, उनके लिए ये माध्यम चालू कर रहे हैं स्कोर बूस्टर का। इस प्रोग्राम का नाम स्कोर बूस्टर रखा गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जैसा कि मार्गदर्शन में भी आपको ये वाले नोट्स दिखाए थे स्कोर बूस्टर के, कि बहुत चंद पेजेस में, बहुत कम सेक्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट्स दिखाए जा सके, है ना। ये नोट्स हैं इसके अंदर, बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं जिसको बोला जा सकता है। और एक पेज पे ये सेवा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, शायद आपको इस पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अगर कैमरे पे आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों अवेलेबल है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो हिंदी माध्यम डाउनलोड कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से हैं वो बच्चे इंग्लिश माध्यम डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं।
लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि जो चीजें जटिल हैं इस चैप्टर में, जो चीजें कठिन हैं इस चैप्टर में, उन चीजों को हम लोग डिस्कस कर लें। तो सबसे पहली बात तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी पे ही डिस्कशन कर रहे होंगे, और थ्योरी पे डिस्कशन करते करते इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक प्रॉपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए हम लोगों का। दूसरा, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इस पे मैंने लिख भी दिया है। दूसरा एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत एकदम से शुरुआत करते हैं, चैप्टर का नाम लिख करके इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या होता है हेलो एल्केन, बहुत फटाफट से हम लोग सुनेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को आपको लग रहा है कि बहुत तेज चल रही है तो उसको धीरे करके भी आप सुन सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैं इस तरफ से पढ़ा रहा हूं, वीडियो के उस तरफ बैठ करके भी आप लोग हर बात का उतने ही तरीके से जवाब दे रहे होंगे। इसको मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम लोग जवाब दिला लेते हैं। जो बच्चे मेरे सेमिनार में बैठे होंगे उनको भी पता होगा कि हम एक तरफ से बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोलिए, और जब मैं बोलूंगा इधर से तो आपको उधर से सामने से बोलना है, क्योंकि ऐसा साइंस कहती है कि अगर आप शांति से बैठ करके किसी भी बात को 15 मिनट से ऊपर सुन रहे हैं तो आपको उसके बाद क्या आने लगेगी, नींद आने लगेगी। और ये नींद अगर आई तो ये सारा चैप्टर चला जाएगा और केमिस्ट्री भी चली जाएगी और आपका रिजल्ट भी चला जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे वीडियो में जितने भी देर की वीडियो होगी, आधा घंटे 20 मिनट 1 घंटा जितना भी होगा, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। तो टोटल जितनी भी वीडियो होगी, इस वीडियो में पूरी तरीके से आप लोग इंटरेक्टिव होंगे, पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की, थोड़ा बहुत भी आता है, तो ये वीडियो सफिशिएंट होगी आपको रिवाइज करने के लिए। ये कोई वन शॉट नहीं है, कोई फालतू की चीजें नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसा वन शॉट को बढ़ावा नहीं देते, वन शॉट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन है। जिसको आता होगा चैप्टर उसी के लिए है। जिसको बिल्कुल नहीं आता, जिसको हेलो एल्केन्स पता ही नहीं है क्या है, वो पूरी वीडियोस देखो, लंबी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको जाकर के देखिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप टेलीग्राम पे हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियोस दे दी जाएंगी। खैर, तो आज का विषय अपना जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, इसमें हमारे पास 2 शब्द हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तब भी मैं यही बात बोलता हूं कि इसमें हमारे पास दोनों में ही 2-2 शब्द हैं। क्या क्या? एल्केन्स और एरीन्स एक शब्द, और हेलो दूसरा शब्द। हेलो मतलब क्या? हेलोजन। जहां कहीं भी हेलोजन इंक्लूडेड हो, जिस भी एल्केन या जिस भी एरीन में हेलोजन इंक्लूडेड होगा, दैट इज नोन एज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मतलब किसी भी एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन को हटाते जाएं, उसकी जगह पर हेलोजन जोड़ते जाएं, तो वो सारे हमारे पास क्या बनते जाएंगे? हेलो एल्केन। और किसी भी एरीन में यानी एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाते जाएं, उसकी जगह हेलोजन जोड़ते जाएं, तो हमको क्या मिलता चला जाएगा? हेलो एरीन्स। हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ईजी क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो हेलोजन ग्रुप को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन इंक्लूड करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन इंक्लूड करते हैं। इसमें से कौन सी कितना रिएक्टिव होता है, ये भी एक विषय का बात है और इसके ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए अगर इतनी बात समझने की कोशिश करें तो ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड के बेसिस पर बनता है। एलिफेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन हटा करके अगर हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा तो हेलो एल्केन बनेगा। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हेलोजन जोड़े जाएंगे तो वो हेलो एरीन्स बनेंगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन क्या बात करने जा रहे हैं? इसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं कि इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसके पहले भी हम लोग क्या बात करेंगे? इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है? तो बेसिकली नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स के बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स मतलब मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, या हम सिर्फ मोनो हेलो लिख रहे हैं। एल्केन एरीन दोनों चीजें होती हैं। अगर एलिफेटिक ग्रुप में लगा है तो वो एल्केन हो जाएगा, एरोमेटिक ग्रुप में लगा है तो एरीन हो जाएगा। तो मोनो हेलोजन्स, डाई हेलोजन,
और पॉलीहेलोजन। अगर एक हेलोजन ग्रुप लगा है तो वो मोनो हेलोजन हो जाएगा, अगर दो हेलोजन्स लगे हैं तो वो डाई हेलोजन हो जाएगा, दो से अधिक लगे हैं तो वो पॉली हो जाएगा। क्या दो वाले को हम लोग पॉली बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। एक से अधिक जितने भी हो सकते हैं उन सबको हम लोग पॉली बोल सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक करना हो तो डाई, दो वाले को डाई बोलेंगे, तीन वाले को ट्राई बोलेंगे, चार वाले को टेट्रा बोलेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मोनो हेलो एल्केन्स को हम लोग फिर फर्दर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ CX बॉन्ड्स, sp3 CX बॉन्ड्स है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of sp3CX bond, on the basis of sp2CX bond। अब बात एक चीज आ गई कि ये sp2CX और sp3CX क्या होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास 11th की इतनी बातें क्लियर होंगी कि sp2 और sp3 इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो sp3CX बॉन्ड के बेसिस पर तीन तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड बिल्कुल वही हुआ कि एल्किल ग्रुप में एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाए और उसकी जगह हेलोजन जोड़ते जाए। ये भी अगेन तीन तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है? एकदम बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन अगर 1 डिग्री होगा तो ये टोटल 1 डिग्री माना जाएगा, अगर 2 डिग्री होगा तो टोटल 2 डिग्री माना जाएगा, 3 डिग्री होगा तो टोटल 3 डिग्री माना जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद एलाइलिक हैलाइड, क्या इसके एग्जाम्पल भी देखना अपने लिए अच्छी बात होगी। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन हेलोजन, दिस इज 1 डिग्री। एक कार्बन, दूसरा कार्बन हेलोजन, एक कार्बन और, दिस इज 2 डिग्री। एक कार्बन, दूसरा कार्बन हेलोजन, इससे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दिस इज 3 डिग्री। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड वो होता है कि कहीं पर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हो। एलाइलिक हैलाइड क्या है? कहीं पर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा है और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एक दूसरा कार्बन है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उससे कनेक्टेड कोई एक हेलोजन ग्रुप है, दैट ग्रुप इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। मतलब एक कार्बन है, इससे कनेक्टेड दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से है, तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हुए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए। इससे एक तीसरा कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन कैसा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजीन लगा है, इस बेंजीन से एक कार्बन लगा है और इस कार्बन से एक हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन चश्मा आज है मेरा टूट गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमने यहां पढ़ा, क्या ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसमें होता है? हाँ, ये इसमें भी होता है। दिस इज अ जनरल रूल। ये जो हमने रूल अभी पढ़ा, ये हमारा अब जनरल रूल बन गया है कि हेलोजन ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होगा, अगर वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कैसा है। वो कार्बन अगर 1 डिग्री है तो पूरा कंपाउंड प्राइमरी रहेगा, वो कार्बन अगर 2 डिग्री है तो पूरा कंपाउंड सेकेंडरी रहेगा, और वो कार्बन अगर 3 डिग्री है तो पूरा कंपाउंड टर्शरी रहेगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
तो अब अगर यही बात इस पर भी डिपेंड करती है, ये मान लो एलाइलिक तो है लेकिन हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये प्राइमरी हुआ, अगर ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये सेकेंडरी हुआ, अगर ये कार्बन 3 डिग्री है तो ये टर्शरी हुआ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी तरीके से बिल्कुल ये भी है कि बेंजीन कुछ भी लगा हो, लेकिन अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो प्राइमरी, ये कार्बन 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, ये कार्बन 3 डिग्री है तो टर्शरी। इसमें भी अपने को कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये भी हम लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड। तो sp2cx बॉन्ड के बेसिस पे दो तरीके से डिस्क्राइब होता है, क्या विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो, दैट इज विनाइलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है, किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो, दैट इज एरिल हैलाइड। अच्छा सर, हाँ ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में अंतर क्या होता है। दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे जो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्या होता है। विनाइलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड में बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो विनाइलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, एरिल हैलाइड में बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा है। दूसरी तरफ आते हैं, sp3cx बॉन्ड की तरफ आते हैं। एलाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एलिफेटिक सिस्टम है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि विनाइलिक और एलाइलिक दोनों में ही एलिफेटिक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो बेंजाइलिक नहीं है, अगर वो एलाइलिक है या विनाइलिक है, तो दोनों में ही एलिफेटिक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। एलाइलिक में क्या है, एलाइलिक में एलिफेटिक सिस्टम भी है, लेकिन जो हेलोजन है वो sp3cx बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से जब हम विनाइलिक की बात करेंगे तो विनाइलिक में हेलोजन ग्रुप किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो दोनों में ही एलिफेटिक सिस्टम को हमने देख लिया, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बेंजाइलिक और एरिल हैलाइड, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब पेपर में पूछा जाता है कि ये एरिल हैलाइड है या बेंजाइलिक हैलाइड है और सिस्टम ये बना के दिया जाता है, बहुत बच्चे इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोल देते हैं, क्योंकि बेंजीन और हैलाइड क्या दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है और हैलाइड दिख रहा है। तो एक कॉमन जो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि इसको ही बेंजाइलिक हैलाइड बता दो। ऐसा नहीं है, ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, और एरिल हैलाइड में हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है। एरिल हैलाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, हेलो एरीन, और एल्काइल हैलाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। क्या मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं? इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम लोग नॉमेनक्लेचर के ऊपर आ चुके हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें हम लोग सिर्फ एक दो सवाल देखेंगे नॉमेनक्लेचर का। अगर आपको बहुत डीप में नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, अगर आपको बिल्कुल नॉमेनक्लेचर आता नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जीओसी वाले प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर के वीडियोस मिल जाएंगे, आईपीसी की वीडियोस मिल जाएंगी, उसको जाकर के आप लोग देखिए, पढ़िए। अगर यहाँ पर हम लोग को डिस्कशन करना है तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात डिस्कशन करनी है अपने को कि नॉमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आईपीसी नाम लिखने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है, प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और सफिक्स भी दो तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये कैसे सेट किया जाता है? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट,
फिर ये भी दो तरह का है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं किस तरीके का, बहुत बेसिक सवाल लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, हेलोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो बहुत बेसिक नियम है। क्या हमको काउंटिंग सबसे पहले करनी है? काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से हेलोजन ग्रुप पास में होगा। हेलोजन ग्रुप सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है कि प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है? हेलोजन ग्रुप प्रीफिक्स की तरीके से इस्तेमाल होता है। और कौन से प्रीफिक्स में आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। कौन से प्रीफिक्स में आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। सॉरी, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। हेलोजन ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में टाइप ऑफ चेन आती है, साइक्लो, बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो। ये सब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत डीप में पढ़ाया गया है, बहुत आराम से आप लोग पढ़ के बैठिए। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जिस तरफ से हेलोजन पास में है, 1 2 3, तो टोटल अपने पास 3 कार्बन है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रॉप हो जाएगा। लेकिन जो हेलोजन ग्रुप है ये कहाँ आना है? प्रीफिक्स में आना है। मान लो इस हेलोजन की जगह पर हमारा क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन ग्रुप जो आना है वो कहाँ आना है? प्रीफिक्स में आना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। क्लोरो। और 1 2 3 प्रोपेन। ये बात क्लियर हो रही है? हम लोग चाहें तो इसको 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। मान लो अगर कोई कार्बन ऐसा दिया हुआ है, कोई कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, और यहां पर क्लोरीन लगा है, इसका नाम क्या होगा? इसकी काउंटिंग हम लोग कहां से शुरू करेंगे? उस कार्बन से शुरू करेंगे जो कार्बन हेलोजन के पास में है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन हो गए? 6। लेकिन हेलोजन ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे लगा है। तो 2 क्लोरो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल इन, हेक्सेन। एक बेंजीन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा कि एक बेंजीन ले लिया हम लोगों ने, इसके ऊपर क्लोरीन, इसके ऊपर क्लोरीन, ठीक है, इसके ऊपर क्लोरीन और इसके ऊपर क्लोरीन। काउंटिंग कहां से शुरू होगी? किसी ऐसे कार्बन से शुरू होगी जहां पर क्लोरीन लगा होगा। चाहे यहां से शुरू कर दो, चाहे यहां से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। किस किस पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है? फर्स्ट और फोर्थ। तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। हाँ सर, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? इसका कॉमन नेम होगा पैराक्लोरो बेंजीन। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करना शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, नॉमेनक्लेचर देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। कोशिश किया है मैंने कि इसको बहुत छोटे से सेक्शन में बना दिया जाए ताकि आपको समझ में आ सके। एक सिंगल पेजर यूज़ किया है मैंने कि एक सिंगल पेजर पे आपको सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन हमारा एल्काइल हैलाइड्स का है। देख लीजिए आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, ये इससे जो बन रहा है दैट इज एलिफेटिक हेलोएल्केन, और इस हेलिफेटिक एलोएल्केन से ही जितना चीज़ें बन रही हैं वो सारी बन रही हैं, यानी एलिफेटिक सेक्शन का है, एल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है। एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं कि सबसे पहले हम लोग एल्कोहल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड्स जो हैं ये किसके हैं? ये एल्कोहल्स के हैं। ये 6 मेथड्स एल्कोहल्स के हैं। इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन्स के मेथड हैं और ये हेलोजन एक्सचेंज के मेथड हैं। तो टोटल हमारे पास 3 तरीके अगर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम एल्कोहल्स, इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, एल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजन एक्सचेंज।
अल्कोहल से कैसे कैसे बन सकता है? अल्कोहल्स के साथ हम लोग एक तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो भी हमको मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। हम लोग सोडियम हैलाइड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमको मेन प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। हम लोग हेलोजन एसिड्स के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में करेंगे तो भी हमको मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। फास्फोरस से 3 तरीके से हैं। जब हम PX2 की बात कर रहे होते हैं तो ये PX2 क्या है? रेड फास्फोरस और एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद PX3 के साथ भी हो जाएगा और PX5 के साथ भी हो जाएगा। तीनों के साथ करेंगे हमको मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड मिलेगा। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं वो हम लोग मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। मेजर प्रोडक्ट्स अगर हमको याद है, अगर मेजर प्रोडक्ट हमने सही लिखा है तो माइनर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर अपन रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक बार माइनर प्रोडक्ट्स को हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जो वेब सेवा सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ABC करके दिया हुआ है, उसमें पूरी रिएक्शन लिखी है, प्रोडक्ट भी, मेन प्रोडक्ट भी दिया है, लेकिन A और B उसके साइड प्रोडक्ट्स को दे रखा है और उसमें साइड प्रोडक्ट पहचानना है। तो इसके लिए हमको NCERT से एक बार सारी रिएक्शंस भी पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हाँ, हेलोजन एक्सचेंज की बात भी कर लेते हैं। यहीं पर हाइड्रोकार्बन से 2 तरीके से बन सकता है, दोनों ही एल्कीन्स हमारे पास हैं। एल्कीन से, अच्छा हाँ, एक मेथड इसमें छूट गया है, हाइड्रोकार्बन का एक मेथड छूट गया है, एल्केन वाला। एल्केन से भी बन सकता है। एल्केन्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? X2 डाई एल्किल के साथ करेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मैकेनिज्म यूज होगी। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन की मैकेनिज्म के साथ हम लोग इसको एल्काइल हैलाइड एज अ मेन प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 3 मेथड्स टोटल हाइड्रोकार्बन के हो गए, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डाई हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन का इस्तेमाल करेंगे एज अ मैकेनिज्म और इस रिएक्शन को परफॉर्म करके हम लोग मेजर प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एल्कीन से हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या तो हेलोजन एसिड्स की यूज़ कर सकते हैं या डाई एल्काइल यूज़ कर सकते हैं, डाई हेलोजन यूज़ कर सकते हैं। हेलोजन एसिड्स का इस्तेमाल करेंगे तो मार्कोनिकोव का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये हेलोजन एसिड अगर बिना किसी चीज़ की प्रेजेंस के हो रहा है तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, लेकिन अगर सेम यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होना शुरू हो जाएगी तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां पर आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दिस इज एंटी मार्कोनिकोव रूल। वो उसके हिसाब से भी हो सकती है, ये इसके हिसाब से भी हो सकती है। इसके बाद अगर हेलोजन एक्सचेंज की बात करें, मतलब हमारे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी दे रखा है, उस एल्काइल हैलाइड से ही हमको दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाना है, लेकिन ये हेलोजन एक्सचेंज के मेथड्स कहां पर इस्तेमाल आते हैं? हेलोजन एक्सचेंज के मेथड्स जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन बनाने के लिए काम नहीं आते हैं, बल्कि उनको हम लोग बनाते हैं जिसमें जनरल रिएक्शंस नहीं होती। ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं हेलोजन एक्सचेंज को छोड़ करके, ये क्लोरीन या ब्रोमीन पे हो रही हैं, फ्लोरीन या फिर आयोडाइड पे नहीं हो रही हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, फ्लोरीन और आयोडाइड पे ये रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही, इसको मैंने फुल वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है, आप वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि। और हेलोजन एक्सचेंज की जो रिएक्शन है ये सिर्फ फ्लोराइड और आयोडाइड के साथ होती है, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसको आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर रिएक्शन फ्लोराइड वाली हो रही है, अगर रिएक्शन फ्लोराइड वाली हो रही है और हेलोजन चेंज होकर के फ्लोरीन हो जा रहा है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RF बनेगा। क्या बनेगा? RF बनेगा। तो हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। नाम से याद रखना है, नेम रिएक्शन है, इसको हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर वो रिएक्शन आयोडाइड के साथ हो रही है और प्रोडक्ट RI बन रहा है तो हम लोग उस रिएक्शन का क्या नाम रखेंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम रखेंगे। दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसी के साथ हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स भी पढ़ लेते हैं। एराइल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं। एक तो डायरेक्टली हम लोग टोलिन का इस्तेमाल करके डाई हेलोजन के साथ Fe और मतलब मेटल और या फिर हम लोग इसको बोलते हैं लुइस कैटलिस्ट। लुइस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डार्क में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको
हेलोजन इंट्रोड्यूस्ड हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाएगा। और इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट अगर हमारा पास बना हुआ है तो डाइजोनियम सॉल्ट को कप्रोसेलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अपने पास 2 मेथड हो गए टोटल हम लोगों के पास। हम लोगों ने अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने पढ़े? हम लोगों ने 4 तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं। 4 तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से पढ़े हैं? 4 तरीके में हमने 3 तरीके किसके लिए पढ़े हैं? हमने 3 तरीके पढ़े हैं एल्काइल हैलाइड के लिए, 1 तरीका पढ़ा, 2 तरीके पढ़े हैं एरिल हैलाइड्स के लिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एल्काइल हैलाइड्स हमने अल्कोहल से बनाने के लिए सीखा। अल्कोहल्स पे हम लोगों ने फास्फोरस के 3 मेथड्स पढ़े, P/X2 यानी रेड फास्फोरस और डाइक्लोराइड PX3 PX5, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में होता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है जिसमें ZnCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है जिसमें ZnCl2 की प्रेजेंस होती है। इसके बाद NaX के साथ होता है जिसमें H2SO4 भी साथ में मिलाया जाता है और थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी होती है ये रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 3 मेथड देखे, एक एल्केन देखा, 2 एल्कीन देखे। एल्केन वाला जो देखा, एल्केन वाले में डाइहेलोजन के साथ उसकी रिएक्शन की जाती है, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में 2 मेथड्स हम लोगों ने देखे, एक डाई हेलोजन वाला मेथड देखा, एक हेलोजन एसिड्स वाला मेथड देखा। डाई हेलोजन वाले में CCl4 की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, हो जाती है रिएक्शन। इसमें दोनों जगह X2 जुड़ जाता है। और जब हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं तो हेलोजन एसिड्स में हमारे पास 2 तरीके के केसेस होते हैं। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो मार्कोनिकॉव रूल। 90% केसेस में हमको पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं भी मिलती है और कहीं कहीं हमको मिल भी जाती है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेरोक्साइड लिखा है, सिर्फ अगर पेरोक्साइड लिखा है तो ही एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। पेरोक्साइड नहीं लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है तो अपन एंटी मार्कोनिकॉव रूल पे नहीं जाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान से रखने समझने वाली बात है। कई बार क्वेश्चन में एज अ कैटलिस्ट कुछ और यूज कर लिया जाता है जस्ट फॉर कंफ्यूजन, जस्ट टू मेक कंफ्यूजन कि यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है या एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है। तो अपने को बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर रखना है कि अगर पेरोक्साइड लगा है, अगर पेरोक्साइड लगा हुआ है तो सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव रूल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। तो ये हमारे पास क्या थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको खुद से पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दी हुई है, वहां से जाकर के पढ़ लें। हमारे जो नोट्स अभी रिवीजन नोट उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए हुए हैं, उसको जाकर के आप लोग डाउनलोड करके उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। 2-3 लाइन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को समझाने की और इकट्ठा करने की कोशिश किया है, उस पर बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। एल्काइल हैलाइड्स वाली केमिकल प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया है और उधर एरिल हैलाइड्स वाली डिवाइड किया है। एल्काइल हैलाइड से शुरू करते हैं। एल्काइल हैलाइड में अगर हेलो एल्केन्स को एक्वस KOH मतलब पानी वाले KOH के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमको सिंपल अल्कोहल मिल जाएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। इसमें कोई शर्म वाली, कोई दिक्कत वाली, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर इसी एक्वस KOH की जगह हम लोग एल्कोहलिक KOH डाल देंगे, अगर इसी एक्वस KOH की जगह हम लोग एल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो अल्कोहल ना मिल करके हमको क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। अल्कोहल ना मिल करके हमको क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। अगर इन्हीं 2 की जगह हम लोग केसियन डाल देंगे, क्या डाल देंगे? बहुत ध्यान से, ये वाले दोनों बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर एल्कोहलिक केसियन डालेंगे तो बॉन्डिंग किसके साथ हो रही होगी? कार्बन के साथ। बॉन्डिंग किसके साथ हो रही होगी? कार्बन के साथ। और यही एल्कोहलिक केसियन की जगह अगर हम AgCN डाल देंगे तो बॉन्डिंग किसके साथ होगी? NC के साथ। बहुत सारे बच्चे पेपर करते वक्त इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑप्शन गलत दिया है, एक जगह NC से जुड़ा एक जगह CN से जुड़ा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। अगर AgCN के साथ जुड़ रहा है तो वो NC से जुड़ेगा और अगर KCN के साथ जुड़ रहा है तो वो CN के साथ जुड़ेगा। इसके नाम भी अलग अलग होते हैं, नाम आप IPSC में जाकर के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक रिएक्शन बड़ी प्यारी रिएक्शन है, बड़ी कॉमन रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डबल द नंबर ऑफ कार्बन कर देता है। क्या करता है? डबल द नंबर ऑफ कार्बन कर देता है। तो Na प्लस डाई ईथर की प्रेजेंस में होता है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन करता है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी इस्तेमाल कहाँ होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी मेनली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कन्वर्जन में। ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कन्वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा दे दे कि हमारे पास सपोज मिथाइल क्लोराइड रखा है, हमारे पास क्या रखा है? मिथाइल क्लोराइड रखा है, और मिथाइल क्लोराइड से हमको बनाना क्या है? सपोज हमको बनाना है इथीन। सपोज हमको क्या बनाना है? इथीन। तो क्या हम लोग बना सकते हैं? छोड़ो, थोड़ा और आसान करते हैं। इथाइल क्लोराइड हमारे पास दिया है, इथाइल क्लोराइड से हमको बनाना है इथीन।
इथाइल क्लोराइड से हमको इथीन बनाना है। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है। इथाइल क्लोराइड को उठाएंगे हम लोग, चाहे AgF के साथ और चाहे NaI के साथ, रिएक्शन करा देंगे, यहाँ इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। इस स्टेज से हमको कहाँ जाना है? एल्कीन। तो हम इस स्टेज से इसको रिएक्ट कराएंगे, हम एल्कीन पर पहुंच जाएंगे। तो हमको ये वाले इस तरह बनाने का मेन कारण क्या है? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि इस चार्ट मेथड पे मैंने बनाने का मेन कारण क्या है कि आप फ्लो को समझ सको, आप कन्वर्जन के फ्लो को समझ सको। हो सकता है हमको इसमें से कुछ दिया हो और हमको इधर पहुंचना हो सकता है हमको इसमें से कुछ दिया हो और हमको इधर पहुंचना हो या कहीं और पहुंचना हो। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसके बाद अगर Na के साथ ड्राई ईथर आ रहा है तो वुड्स रिएक्शन है। बहुत ध्यान से समझना, अगर Na के साथ ड्राई ईथर आ रहा है तो वुड्स रिएक्शन है। लेकिन अगर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर आ रहा है तो वो क्या बनाएगा? RMgX। क्या बनाएगा? RMgX। और इस RMgX को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। इसमें हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर अब इसमें देखो, बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो क्या करना है, 2 KOH की है, 2 CN की है, 2 ड्राई ईथर की हैं और 2 NO2 की हैं। बहुत ध्यान से समझना, 2 NO2 की है, 2 ड्राई ईथर की है, 2 CN की हैं, 2 OH की है। तो बहुत ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास 4 ही तरह की रिएक्शन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर OH में हम लोग दोनों में ही KOH ही है, अगर एक बार एक्वस है एक बार एल्कोहलिक है। अगर एक बार एक्वस का इस्तेमाल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल मिल जाएगा। अगर हम लोग एल्कोहलिक का इस्तेमाल करेंगे तो हमको एल्कीन मिल जाएगा। इसके बाद CN पे आते हैं। अगर अल्कोहलिक KCN का इस्तेमाल करेंगे तो हमको CN इंक्लूड होते हुए मिलेगा। अगर हम लोग AgCN का इस्तेमाल करेंगे तो हमको NC इंक्लूड होते हुए मिलेगा। इसके बाद अगर ड्राई ईथर की बात करें, अगर हम लोग सोडियम के साथ करेंगे तो हमको वुड्स रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, यानी डबल द नंबर ऑफ एल्काइल हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर करेंगे तो RMgX मिलेगा। RMgX को हम लोग H2O के साथ करेंगे तो एल्केन मिल जाएगा। इसके बाद NO2 की बात करें, अगर KNO2 के साथ करेंगे तो ONO के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रही होगी। बस इस बात को ध्यान रखना है। NO2 दोनों में लग रहे हैं लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ हो रही है और कार्बन के नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर AgNO2 के साथ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कार्बन का नंबर भी डबल हो रहा है और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। इस बिल्कुल रटना नहीं है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझने में कोई दिक्कत आएगी तो उसको पूछना है, चाहे वो आप अपने लोकल टीचर से पूछे, चाहे वो आप यहाँ पर आकर के वीडियो से पूछे, चाहे अगर आप अवेलेबल हो, पॉसिबल हो तो आप हमारे ऑफिस पे, सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं पूछने के लिए। सेंटर का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइल हैलाइड, एरिल हैलाइड की बात करें तो एक हमारे पास कोई एरिल हैलाइड दिया हुआ है। एरिल हैलाइड को अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। तो ये इस तरीका भी समझ लो कि 2 स्टेप में कैसे लिखा जाता है। अगर हमको बड़ा पूरा रिएक्शन नहीं लिखना है तो हम इसको ही फर्स्ट सेकंड स्टेप लिख करके फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। NaOH 623 केल्विन 300 एटॉमिक प्रेशर पे अगर इसको फिर उसके बाद कुछ एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब एरिल हैलाइड को हम लोग NaOH के साथ 623 केल्विन 300 एटॉमिक प्रेशर के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो हमको फिनॉल मिल जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि हमको हेलो एरीन से फिनॉल बनाना है, कैसे बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये स्टेप फॉलो कर लेंगे। इसके बाद दूसरा एक क्या तरीका हो सकता है कि इसको Cl2 और एनहाइड्रस FeCl2 के साथ FeCl2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। हमको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक मेजर मिलेगा, एक माइनर मिलेगा। एक में हमको ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगता दिखेगा, एक पे हमको पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगता मिलेगा। दोनों पे ध्यान रखना कि इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों के दोनों पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन ही लगा हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से अपने को समझने वाली बात है। इसके बाद अगर इसी रिएक्शन को हम लोग HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो हमको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होते दिखाई दे रहा होगा। बहुत ध्यान से देखना, नाइट्रो ग्रुप के लिए मेजर कौन सा रहेगा? नाइट्रो ग्रुप के लिए मेजर कौन सा रहेगा? ऑर्थो वाला। नाइट्रो ग्रुप के लिए ऑर्थो वाला मेजर रहेगा और पैरा वाला माइनर रहेगा। सिर्फ नाइट्रो ग्रुप की ऐसी बात है, बाकी सब के लिए पैरा वाला मेजर रहता है। ये बात हमने लिखवाई भी है, बहुत ध्यान से समझ के चलिए। उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करें तो हमको सिंपल सा दिख रहा है SO3H, इसमें ऑर्थो पैरा। सिंपल सी बात याद रखो, अगर हमको मेजर माइनर नहीं याद आ रहा है तो मेजर माइनर छोड़ दो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब कुछ इंक्लूड करते चले जाओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 है,
SO3H SO3H ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद एनहाइड्रस Cl3 है, CH3 CH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। एसाइल क्लोराइड है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, Na और RX के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर हम लोग को दिखा था क्या, Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हो रही थी, वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर Na तो है, सोडियम तो है, ईथर भी है, ड्राई ईथर नहीं बल्कि ईथर है और RX है, तो हमको ये रिएक्शन किस नाम से हमको पता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन के नाम से पता है। सेम इसी तरीके की रिएक्शन अगर RX हटा दें और Na को ट्वाइस कर दें, RX हटा दें और Na को ट्वाइस कर दें तो हमको फिटिग रिएक्शन मिल जाएगी। बहुत ध्यान से वुड्स फिटिग और फिटिग में अंतर क्या समझना है कि वुड्स फिटिग में हमको मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ते हुए मिल रहा होगा और फिटिग रिएक्शन में हमको डाइफिनाइल बनते हुए दिख रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट अभी बचता है, मैं अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश किया कि एक बार में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आप अभी लाइव आएगा, लाइव में भी पूछ सकते हो, वहाँ भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कानपुर में अवेलेबल हैं तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चों को किसी पर्टिकुलर स्कूल पर डाउट है तो आप मैसेज करें, हमारे टीम को मैसेज करें, वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम आपके स्कूल पर आकर के आपसे बात करें, आपसे चर्चाएं करें इस विषय पर और अच्छे से डिस्कशन करें। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।